आज की 6 सितंबर 2024 पहली न्यूज़ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जीएसटी पर अगर देखा जाए तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलती है और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इकोनॉमी के लिए लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की विज़िट पे हैं। सिंगापुर में वहाँ पर उन्होंने एमओयू साइन किए हैं। एक एमओयू सेमीकंडक्टर के लिए साइन हुआ है। दूसरा उन्होंने अनाउंस किया है कि थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया वहाँ पर ओपन किया जाएगा। थिरुवल्लुवर तमिलनाडु के एक पोएट और फिलोसोफर थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इम्पॉर्टेंट कोट दिया है। उन्होंने कहा है वी वांट टू क्रिएट मैनी सिंगापुर्स इन इंडिया। इसका मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह से सिंगापुर डेवलप्ड हुआ है उस तरह से इंडियन स्टेट्स भी डेवलप्ड हों। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल टू सिंगापुर फॉर द रेस्पेक्ट दैट यू हैव गिवन टू सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज एंड लिटिल इंडिया। एक्चुअल में लिटिल इंडिया एक डिस्ट्रिक्ट है सिंगापुर में जहाँ मेजॉरिटी इंडियंस रहते हैं। दिल्ली में दिवाली और आगे विंटर्स आने वाले हैं तो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दिए गए हैं। सबसे पहले ड्रोन सुपरविज़न होगा। जहाँ पर भी पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा ड्रोन से। आर्टिफिशियल रेन भी की जा सकती है दिवाली के आसपास। इसके अलावा जो भी कंपनीज़ या एजेंसीज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम करेंगी उन्हें हरित रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएंगी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान उसको मॉनिटर करेंगी। एक्चुअल में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो प्लान है कि जितना पोल्यूशन होगा उस हिसाब से मेजर्स लिए जाएंगे। जैसे ऑड इवन होगा या फिर कुछ व्हीकल्स को बंद कर दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, उसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं। यहाँ पर न्यूज़ है कि आसाम की गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करने वाली है। एक्चुअल में एक जस्टिस बिप्लब शर्मा नाम से एक पैनल बनाया गया था, एक कमेटी बनाई थी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, और आसाम की गवर्नमेंट ने अब बोला है कि उस बिप्लब शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे काम करते हुए क्लॉज 6 आसाम अकॉर्ड का अप्लाई किया जाएगा आसाम में। एक्चुअल में आसाम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था, जब आसाम की जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उनका बहुत ही प्रोटेस्ट चले बहुत टाइम तक, 6 साल तक मर्डर्स हुए, लड़ाइयाँ हुई। तो उसके बाद एक अकॉर्ड हुआ, उसे आसाम अकॉर्ड 1985 कहते हैं। इस अकॉर्ड के बहुत सारे प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन क्लॉज 6 जो था आसाम अकॉर्ड का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देता है, 3 तरह के सेफगार्ड्स आसाम के लोगों को देता है, अभी वो पास नहीं हुआ है। तो अब आसाम के सीएम बोल रहे हैं कि हम उस क्लॉज 6 को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हम अप्रूवल लेंगे बोडोलैंड रीजन का, दीमा हसाओ काउंसिल का, कार्बी एंग्लोन ऑटोनमस काउंसिल का। ये सभी एरिया जो हैं 6 शेड्यूल में हैं। इसके अलावा बंगाली डोमिनेटेड बैराक वैली है असम में, उसकी भी राय ली जाएगी। सो क्लॉज 6 अकॉर्ड कौन से अकॉर्ड के रिलेटेड है? आसाम अकॉर्ड के। यहाँ पर न्यूज़ है कि एक रैंकिंग्स इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। इन्होंने रैंकिंग दी है और उस रैंकिंग में केरला 2 कैटेगरीज़ में टॉप किया है, बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म्स एंड सिटीज़न सेंट्रिक रिफॉर्म्स।
सो ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है। एक्चुअल में जो फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितने पैसे सेंटर रखेगा और कितना स्टेट्स रखेंगे, उसे वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कहता है, कहा जा सकता है। और स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे हम हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस कहते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि स्टेट्स 61% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन उन तक सिर्फ 38% रिसीट्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो बाकी का पैसा वो दे। अब जो फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो डिपेंड करता है नेट प्रोसीड्स पर। नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है, जितना टैक्स आया गवर्नमेंट के पास उसमें से सरचार्ज और सेस हटा देना चाहिए, क्योंकि सरचार्ज और सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ सेंटर अपने लिए रखता है, वो भी जब माइनस हो गए, और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वो भी माइनस होगी, पीछे जो पैसा बचता है उसे नेट प्रोसीड कहा जाता है। और फाइनेंस कमीशन सिर्फ नेट प्रोसीड के बारे में बता सकता है, सरचार्ज शेयर नहीं होता, सेस शेयर नहीं होता, इस वजह से ये अमाउंट कम हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग भी स्टेट्स को कुछ असिस्टेंस देता है, लेकिन आर्टिकल 275 के मुताबिक जो फाइनेंस कमीशन असिस्टेंस देता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये जो ट्रांसफ़र्स हैं ये फाइनेंस कमीशन बताता है, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। कुछ और ट्रांसफ़र्स भी होते हैं स्टेट्स के लिए जो फाइनेंस कमीशन की जो लिमिट है, पावर है, उससे बाहर होते हैं। जैसे यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 282 के तहत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे पैसा खर्चती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे पैसा खर्चती है, लेकिन ये जो स्कीम्स के अंडर पैसा दिया जाता है स्टेट्स को वो टाइड होता है। टाइड का मतलब होता है कि बताया जाता है कि कितना पैसा खर्चेंगे आप और किस सेक्टर में खर्चना है। तो स्टेट्स के पास वो ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से कहाँ पर खर्चें। तो इस वजह से जो नेट प्रोसीड्स हैं वही एक मेन सोर्स है, और उसमें से भी सरचार्ज और सेस काउंट नहीं होता है। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% ऑफ नेट प्रोसीड जो सेंटर के पास आते हैं 42% स्टेट्स के साथ शेयर हो। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 41% शेयर हो, क्योंकि उस बीच यूनियन टेरिटरी लद्दाख की अलग हो गई थी JNK से, तो उन्होंने वो शेयर कम कर दिया था। अब बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड है कि 16th फाइनेंस कमीशन एटलीस्ट 50% तक वो टैक्स डेवोल्यूशन रखे, यानी जितना भी नेट प्रोसीड आए उसका 50% एटलीस्ट स्टेट्स के साथ शेयर होना चाहिए। ये आर्टिकल बोलता है कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या केरला एक्सेस कर सकता था। एक्चुअल में लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है, ये जो भी लोकल लेवल पे जब डिज़ास्टर्स की वजह से बर्बादी होती है तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज फ़ंड बनाया गया है 2022 की UNFCCC कॉन्फ्रेंस में। प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा जब भी प्रोसेस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इमीडिएट नीड होती है डिज़ास्टर से डील करने की। लेकिन इस ऐसे फंड्स जो होते हैं क्लाइमेट के फंड्स, वो सेंटर के थ्रू प्रोसेस होते हैं। तो ये आर्टिकल में लिखा गया है कि ये ज़रूरत है कि ये फंड्स जो हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है लोकल लेवल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है सीज़ फायर जो नागा ग्रुप्स के साथ हुआ था वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लिखा है एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड निक्की सुमी फैक्शन ऑफ द NSCN
के यानी खापलांग, ये सब चीज़, ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है, उन्होंने सुओ मोटो यानी खुद से डिसाइड किया है कि वो कुछ कुछ तरह के चीज़ों पर वो ऑडिट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम परफॉर्मेंस रिव्यू देखेंगे रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। रेगुलेटरी बॉडी दो तरह की होती हैं, एक पार्लियामेंट जो बनाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। सो पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाई गई हैं रेगुलेटरी बॉडी, वो सेबी है और ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डिसाइड किया है कि इनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाल में सेबी पर आरोप उठाए गए हैं क्योंकि उनकी जो चेयरमैन है उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लाए हैं। इसके अलावा पीएससी और एक चीज़ पे ध्यान देगी, वो है एयरपोर्ट्स पे जो फ़ीस, टैरिफ्स, यूज़र चार्जेस और भी अलग तरह के चार्जेस जो एयरपोर्ट्स पे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। एक्चुअल में इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं मैक्सिमम उसमें से 7 एयरपोर्ट्स, मैक्सिमम तो नहीं पर जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं 7, वो अडानी ग्रुप उनको ओन करता है, मैनेज करता है। पीएससी में कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि एयरपोर्ट्स का ऑडिट भी होगा। सो पीएससी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में गलती हुई है, यहाँ पर बताया गया है कि पीएससी की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं, ये गलत है। पीएससी की रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग होती हैं। ये आर्टिकल था एक्चुअल में इंटरपोल के बारे में था, लेकिन ग्लोब नेटवर्क की बात कही गई है। एक्चुअल में ग्लोब नेटवर्क दुनिया भर की एजेंसीज करप्शन के खिलाफ जब काम करती हैं तो एक नेटवर्क बना है, उसके लिए ग्लोब नेटवर्क है। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोब नेटवर्क किसके लिए है। इंटरनेशनल रिलेशंस में टाइफून की बात कही गई है कि चाइना में सुपर टाइफून यागी आने वाला है, इस वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। कंबोडिया ने कहा है कि चाइना उन्हें 2 वॉरशिप्स दे रहा है, इसकी वजह से यूएस में एक डर है कि गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में अगर कंबोडिया तक ये वॉरशिप्स आ रही हैं और वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गल्फ़ ऑफ थाईलैंड में हो सकता है चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट है, बड़े दिन से हम पढ़ रहे हैं कि चाइना और अफ्रीका के बीच एक समिट हो रहा है। वहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट और अफ्रीकन लीडर्स के अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस भी हैं। और परसों भी मैंने कहा था कि अफ्रीका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉपर, गोल्ड, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स हैं। फ्रांस के पीएम चुने गए हैं मिशेल बार्नियर। पहले यहाँ पर जो पीएम थे वो मैक्रोन थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या किया था, स्नैप पोल्स करवाए थे। अब यहाँ पर जो नए पीएम बने हैं उनका नाम है मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्चुअल में दीपावली के लिए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने जितने भी हिंदू ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट मंगवाई थी, जितने भी हिंदू ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट मंगवाई थी। वो ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में आज माहौल है, हो सकता है कि ये रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है कि बाद में उन पर भी अटैक होगा। आज की साइंस के आर्टिकल्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे की होती है तो उसकी एलर्जिक डिसऑर्डर्स कम होंगे उसमें। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें प्रेस बायोपिया के बारे में कहा गया है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, धीरे धीरे जब आंखें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, ओल्ड एज की वजह से जब नज़दीक की चीज़ों पर फोकस करने में दिक्कत आती है, उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। पहले जब क्या होता है कि हम छोटे होते हैं तो हमारी आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को देखने में कैपेबल होती है। पहले
वो नज़दीक का देख सकती है, फिर हम झट से दूर का देखें तो वो हो सकता है, और फिर से नज़दीक का देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम बूढ़े होते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लेंस की डिक्रीज़ करती है और हम ईज़िली चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। इसी चीज़ को प्रेसबायोपिया कहा जाता है। अब एक कंपनी ने बोला था कि हम प्रेसबायोपिया को अपने आई ड्रॉप से ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसमें पाइलोकार्पिन का नाम का एक इंग्रेडिएंट है और उससे उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी है कि एक ड्रॉप से, आई ड्रॉप से क्या प्रेसबायोपिया ठीक हो सकता है। सो ये साइंस के 2 ही आर्टिकल्स थे। आज के लिए बस